काफ़ी वर्षों से इंतज़ार था आखिरी फैसले का। आपको बता दें, मैं बात कर रहा हूं तबरेज़ अंसारी मोबाइल लिंचिंग मामले की। आज सरायकेला खरसावां कोर्ट में आखिरी फैसला सुनाया गया। आखिरी फैसले में क्या सुनाया गया है और क्या उसमें बातें दर्शाई गई हैं, कितने लोग दोषी करार हुए हैं या कितने लोग बरी हुए हैं, आज हमारे स्टूडियो में MYL के यूथ प्रदेश अध्यक्ष इरफान खान मौजूद हैं। और आपको बता दूं, लगातार इरफान खान तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में या अलीमुद्दीन अंसारी का मामला हो या महेशपुर मुबारक खान मॉब लिंचिंग मामला हो, तमाम ऐसे ही मामलों को, मुद्दों को उठाते रहे हैं और कोई ऐसा द्वार नहीं छोड़ा है जहां ये लोग नहीं गए हैं, चाहे वो मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो या फिर न्यायालय क्यों ना हो। आज सीधा बात करेंगे, हमारे साथ इरफान खान जी इस वक्त उपस्थित है। इरफान खान जी, 4 साल से बेसब्री से इंतज़ार था और लगातार आपके द्वारा आवाज़ उठाई जा रही थी। यहाँ तक कि बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, तरह तरह के लोगों का भी सामना करना पड़ा। 15 जून को फैसला अंतिम आना था, मगर किसी कारणवश तारीख को बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद 22 जून को आना था, उसमें भी किसी कारणवश तारीख को बढ़ा दिया गया। आज जो 27 तारीख थी, कहीं ना कहीं जनता को बेसब्री से इंतज़ार था। ये झारखंड का मुद्दा नहीं बल्कि देश का मुद्दा है और देश की जनता इसका इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से कि 27 जून को अब क्या होने वाला है। क्या इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं और कितने लोगों को दोषी करार किया है और कितने लोग इसमें बरी हुए हैं और क्या धारा के अभाव पर सज़ा मिलने वाली है? बेशक आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि नया भारत TV 24 ने शुरू से जिस तरह से इस केस में पत्रकारिता की है और भी अन्य मुद्दों पे जिस तरह से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत सहयोग मिला है। तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग केस जो 17 जून 2019 को सरायकेला खरसावां के धतकीडी गांव में घटित हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग ने इस केस में इन्वॉल्व थे और इस केस को मॉब लिंचिंग मामले में सारे गांव के लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन उस समय की रघुवर सरकार जो भाजपा का सरकार था, उस समय केस में जो है हेरा फेरी हुई और सिर्फ 13 आरोपियों को ही नामजद केस में जोड़ा गया, जिसके कारण फिर वो केस में 2000 ये हाई कोर्ट से सारे बरी हो जाते हैं। सिर्फ एक आरोपी पप्पू मंडल जेल में रहता है। उसके बाद से लगातार हम लोग जो है केस के लिए नया सरायकेला खरसावां कोर्ट में हम लोग केस को लड़ रहे हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन से भी लगातार कई मीटिंगें हुई और इस सरकार में शामिल मंत्री आलमगीर आलम, हफीज़ुल हसन और जो भी दीपिका पांडे, अम्बा प्रसाद, जितने भी अहम चेहरे हैं इस सरकार के, सभी के पास हम लोग गए। और ये इसलिए गए कि राज्य में बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग केसेस की घटना घटी है, इस पे लगाम लगे और लगाम के लिए एंटी मॉब लिंचिंग लॉ जो है राज्य में लागू हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ये लॉ पारित हो चुका है और राज्य में इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा देश में जो है झारखंड में घटनाएं घटती है और झारखंड में मॉब लिंचिंग के मांग को हम लोग लागू कराने के लिए, मॉब लिंचिंग पे कानून बनाने के लिए सरकार को घेरते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कानून हमारा लंबित है। हम सीधा आते हैं इस केस में जो आज तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग केस में सरायकेला कोर्ट ने जो फैसला सुनाते हैं कि 13 आरोपी, जिसमें पप्पू मंडल उर्फ प्रकाश मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, सुमन प्रधान, प्रेमचंद महली, सुमन महतो, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, कुशल महली, सत्यनारायण नायक, ये सहित 2 और लोग हैं। ये टोटल 13 आरोपी थे। 13 आरोपियों में से 2 लोग जो सुमन महतो और सत्यनारायण नायक को जो है कोर्ट जो है साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया और 11 लोग को जो है इसमें दोषी पाया गया और उन्हें रिमांड में ले लिया गया। इस केस में नया सरायकेला कोर्ट जो है 5 जुलाई 2023 को फैसला सुनाएगी कि उनको क्या सज़ा मिलती है। लेकिन अफसोस का बात है कि 302 जिसको मारने के बाद तबरेज़ अंसारी की मृत्यु हुई थी और एक जद्दोजहद के बाद, कोर्ट का इंटरफेयर के बाद 302 को लागू किया गया था, केस में जोड़ा गया था।
लेकिन जो है साक्ष्य को जो है कोर्ट नहीं मानी जितना चाहिए था, या क्या ऐसा था कि 302 जो है सारे आरोपियों से हटा दिया गया और अभी 304 के तहत जो है इनको जो है सज़ा सुनाया गया। 304 आईपीसी धारा में जो है इनको दोषी पाया गया है। अब 302 का जो कानून का के जानकारों का जो राय आया है कि उतनी कड़ी सज़ा इनको नहीं मिलने जा रही है। 302 में अगर सज़ा होती तो एक कठोर सज़ा की हम लोग उम्मीद कर सकते थे, लेकिन अभी कुछ भी कहना, न्यायालय पे सवाल उठाना लाजिम नहीं है। अब 5 जुलाई 2023 को जो फ़ैसला आता है, उनको क्या सज़ा मिलता है, उम्र कैद मिलती है, फांसी मिलती है, या 10 साल, 5 साल, या छोड़ दिया जाता है, जो भी होगा 5 जुलाई को फ़ैसला आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तबरेज़ अंसारी की विधवा शाइस्ता परवीन और हम लोग जितने सारे लोग केस में जुड़े थे, राज्य के तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, सभी लोग जो है इस केस का फ़ैसला सुनने के लिए जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि यह केस ऐसा घटना घटित हुआ था, इतना वो निर्मम हत्या हुआ था तबरेज़ अंसारी का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली के खंभे में पूरी रात बांध करके एक बंदे को मारा जाता है, उसको इतना मारा जाता है कि वो अधमरा हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है पुलिस वाले को हमारी मांगे थी कि पुलिस वाले को भी इसमें आरोपित किया जाता, डॉक्टर को आरोपित किया जाता, जिन लोगों ने अपनी अच्छे से ड्यूटी नहीं निभाई। अगर समय पुलिस आ जाती है तो तबरेज़ अंसारी की जान बचाई जा सकती थी, डॉक्टर सही से उपचार अगर करता जो तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ये सारे लोग लापरवाही किए हैं। हम लोगों की मांग थी कि इन लोगों के ऊपर भी जो है कानूनी प्रक्रिया चले और कोर्ट के तहत उनको भी जो है आरोपी बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग 5 जुलाई को इस केस का फ़ैसला सुनने के बाद कि सभी आरोपियों, जालिमों के ऊपर कोर्ट सरायकेला किस तरह की सज़ा सुनाती है, उसके बाद फिर हम लोग न्यायालय में इसको, हाई कोर्ट में हम लोग कानूनी राय ले करके हाई कोर्ट में हम लोग अपील करेंगे, चैलेंज करेंगे, और हम लोग जो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे, क्योंकि यह घटना जो है पूरे राज्य को शर्मसार की है, पूरे देश को शर्मसार की है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना था और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का इस तरह से चर्चित घटना के ऊपर 302 जैसे जो है अहम धारा को हट जाना और मामूली 304 में जो दंड बंधेगा, वो कहीं ना कहीं जो है हम लोग मायूस हैं। और अब कोर्ट के ऊपर है, 5 तारीख का फ़ैसला सुनने के बाद ही हम लोग इस पे आगे कुछ कह पाएंगे। मतलब इस फैसले से आप नाखुश थे? नाखुश हैं इसलिए कि 302 जी, जिसकी पिटाई के बाद चोट के कारण वो मरा था, 302 क्यों नहीं अप्लाई हुआ? 302 बीच में लगा, लेकिन फिर उसे विड्रॉ कर लिया गया। 304 के तहत आरोपित कर रहे हैं, लोगों को सज़ा सुना रहे हैं। 304 में उतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं है, 302 में कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान था। तो अब ये फ़ैसला जो है कहीं ना कहीं हल्का 302 के अकॉर्डिंग होगा। अब 304 को क्या आता है 304 में फ़ैसला, अब ये 5 जुलाई को पता चलेगा। शाइस्ता परवीन का क्या कहना है इस फैसले पर? शाइस्ता परवीन का भी काफ़ी उदास है और काफ़ी मायूस है, वो कुछ भी बोलने से घबरा रही है और इसका बयान अभी आया है, आप लोग खुद इसको देखिए किस तरह से वो एक मर्दानी की तरह लड़ी है इस केस में। और हमें लगता है कि उस महिला को सलाम है, क्योंकि 54 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके हाथों की मेहंदी नहीं गई थी और वो विधवा हो गई। तो उसके दर्द को हम आप बयान नहीं कर सकते। और 4 साल इंतज़ार के बाद, धक्के खाने के बाद कोर्ट में जो है जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ जो है गुजारने का पल था, उसमें उसने अहम समय को कोर्ट और कचहरी के जो है दौड़ में खर्च किया है। और आज जो है जिसको जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी फ़ैसले को, वो फ़ैसला कहीं ना कहीं 302 के तहत आरोपित नहीं होने से वो मायूस है। और हम लोगों ने उसे ढांढस बनाया है कि घबराने की बात नहीं है, हाई कोर्ट है
हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल। कानून आखिरी दम तक, आखिरी दरवाजे तक हम लोग जाएंगे और इस केस में उसे इंसाफ दिलाने की हमारी जी तोड़ कोशिश रहेगी। अच्छा, बात कर ली जाए कि मॉब लिंचिंग पर जो बिल बना था, किसी त्रुटियों के कारण उसको वापस ले लिया गया, राज्यपाल जी उनको वापस कर दिया गया। अब क्या लगता है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है और अल्पसंख्यकों का यहाँ पर काफ़ी अहम रोल रहता है। क्या लगता है कि सरकार को क्या आईना दिखाएगी इस केस से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ मामला? देखिए, हेमंत सोरेन सरकार कहीं ना कहीं इस मॉब लिंचिंग लॉ के ऊपर राजनीतिक खेल रही है, क्योंकि अगर उनका नेक इरादा होता, सरकार 4 साल पूरा होने वाला है और वो सरकार बनने से पहले ये उनका वादा था कि जो है मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ वो सख्त कानून लाएंगे, और वो कहीं ना कहीं एक फॉर्मेलिटी के तहत एक अधूरा कानून उन्होंने लाया और ला करके राज्य की जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित किया और फिर राज्यपाल ने उसको लौटाया और आज तक वो धूल फाँक रहा है बिल। ठीक है, तो हम लोगों की जो डिमांडें थी कि उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें शामिल किया जाए, पीड़िता को जो है कम से कम 25 लाख 20 लाख का मुआवजा मिले, पुनर्वास का व्यवस्था हो, नौकरी का व्यवस्था हो, और जिस जुरिडिक्शन में ये होता है वहाँ का एसपी और डीसी थानेदार सबको जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह का जो अहम कड़ियाँ उसमें जो है जोड़ी जाए, तो कहीं ना कहीं अभी तक लंबित है। आप देखिएगा राज्य में सारी सेवाएं लागू हो जा रही है, सारा आयोग का गठन हो जा रहा है, अभी तक अल्पसंख्यकों से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड जो भी आयोग और विभाग है, कहीं ना कहीं वो बंद पड़ा हुआ है। सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही। इस सरकार से बड़ी उम्मीदें थी राज्य की जनता को, लेकिन कहीं ना कहीं सभी वर्ग के लोग ये मायूस हैं और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार को सभी ने बड़ी उम्मीद के साथ लेके आया था राज्य में। अभी भी हम हेमंत सोरेन सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि राज्य में 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी है। आप दूसरे स्टेट में जो है घटनाएं कम घटी है, वहाँ पे जो है आपका पड़ोसी राज्य बंगाल है, वहाँ पे मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून लागू हो जाता है, दिल्ली में लागू हो जाता है, पंजाब में लागू हो जाता है, केरला में लागू हो जाता है, तो झारखंड में क्यों नहीं? आप हमारे साथ राजनीति ना करें, और ये अहम मुद्दा है, और अगर इस पर गौर करके आने वाला सत्र में फिर से उसको संशोधित करके अगर राज्यपाल से परमिशन लेके राज्य में लागू नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगला जो सरकार है उसका मज़ा हेमंत सोरेन को नहीं मिलने वाला है। क्या लगता है कि शाइस्ता परवीन का जो पति थे तबरेज़ अंसारी को आज तो फैसला सुनाया है, सज़ा मुकर्रर होगी 5 जुलाई को, किसको कितनी सज़ा मिलेगी? अगर उसके बाद अगर सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल या खुद मुख्यमंत्री जा कर के मुआवजा दे या फिर उनको सरकारी नौकरी का वादा दें या सरकारी नौकरी दे भी दें, तो क्या लगता है कि वो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, उस पीड़िता के दर्द को नौकरी और मुआवजा से तो भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून में सरकार के पास ये हथकंडे हैं जिससे उसके दर्द को ऊपर मरहम लगाने का काम होता है, और हमारी मांग है कि उसे एक अच्छा मुआवजा मिले, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उजड़ चुकी है, जो उसके हंसने खेलने खाने के जो उम्र थे वो ख़त्म हो चुका है। तो उसे एक सम्मानजनक मुआवजा 50 लाख 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा मिले, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के ज़ख्मों को भर सके, सरकारी नौकरी का व्यवस्था हो। आप देखिएगा इस केस में दिल्ली में उसे नौकरी वक्फ बोर्ड के ज़रिए दी गई थी, लेकिन उसका कहना था कि हमारा राज्य झारखंड, हमारे राज्य में हमारा पति झारखंड का, मारने वाले झारखंड के, इस सरकार जो है मॉब लिंचिंग के ऊपर और शाइस्ता तबरेज़ के ऊपर रैलियों में बोल बोल करके जो है अपनी सत्ता प्राप्त कर लेती है, तो उसे झारखंड में क्यों नहीं नौकरी दी जाएगी? उसे यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि जो है उसके जीवन यापन को कुछ हद तक दर्द को कम किया जा सके। तो इसमें हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं होते। शाइस्ता का ये हक बनता है और सरकार का दायित्व तो बनता है कि उसके मरहम को जो है वो लगाए और उसके दर्द को जो है कम करने की कोशिश करे। अभी तक सरकार का इस केस में या जो है शाइस्ता के प्रति अभी तक बहुत ही निगेटिव रवैया रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अभी भी सचेत हो और उसके लाइफ को कैसे संवारा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार का फेल्योर का निशानदेही है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घट रही है।
भीड़ तंत्र, आप सोच नहीं सकते कि भीड़ तंत्र जो पद्धति देश में लागू हुई थी, अभी ऊपर वाले करम से कुछ कंट्रोल है, पूरे देश से इस तरह की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिल रही है, लेकिन भीड़ तंत्र एक ऐसा काला धब्बा है कि मतलब समझिए कि जहाँ पे कानून ख़त्म, कानून के लिए शर्म, कि एक भीड़ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग जमा होते हैं, किसी को पकड़ते हैं, इतना पीटते हैं कि वो आदमी मर जाता है, फिर कानून क्या कर रहा है? वहाँ पे जो है हमारे पास पुलिस व्यवस्था किस लिए है? हमारे पास न्यायपालिका का जो है मजबूत जो है कनेक्शन गठजोड़ किस लिए है? कहीं ना कहीं जो है कानून का डर लोगों में ख़त्म हुआ था और कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण लोगों को जो है मन से, दिलों से जो है डर ख़त्म हो गया और एक गुंडा राज, जंगल राज के तहत हमारा राज्य बदनाम हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी, विफलता है। तो सरकार को इसमें आकर के अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और राज्य में अगर सरकार सच में संवेदनशील है तो राज्य में एंटी मॉब लिंचिंग बिल इमीडिएट उसमें सुधार करके राज्य में लागू करे। चलिए, ये तो है इरफान खान जी से जो हम लोग सवाल किए हैं और जिस तरीके से नाखुश और नाराज़गी जताई कि हम लोग बहुत हद तक इस फैसले से नाराज़ हैं, क्योंकि 302 जो धारा के तहत पहले केस दर्ज किया गया था और सुनवाई भी उस समय हो रही थी, फिर उसका इम्प्लीमेंट करके 304 में धारा में इन्वॉल्व कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोषियों को सज़ा नहीं बल्कि उनको बरी करने के साक्ष्य पर छोड़ा जा सकता है। अब देखा जाएगा कि 5 जुलाई 2023 का दिन किसको कितनी क्या सज़ा मिलेगी धारा 304 के तहत, यह देखना ज़रूरी होगा। और कहीं ना कहीं तबरेज़ अंसारी की विधवा शाइस्ता परवीन ने भी नाराज़गी जताई है। अब हम आपको वो वीडियो भी ज़रूर दिखाएंगे कि क्या बोल रही है शाइस्ता परवीन, क्या अपने लफ्ज़ बयां कर रही है, क्या उसका देखने लायक चेहरा है, यह आपको देखना ज़रूरी। मगर कहीं ना कहीं सरकार पर नाराज़गी जताते हुए शाइस्ता परवीन और MYL के यूथ प्रदेश अध्यक्ष इरफान खान ने कहा कि अभी भी वक्त है, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में घटना ना हो, तबरेज़ अंसारी की जैसे निर्मम हत्या कर दी गई थी उस तरीके की घटना ना हो, तो अभी भी वक्त है। 2024 से पहले, चुनाव आने से पहले आप मॉब लिंचिंग पर जो त्रुटियां सुधारने को कहा गया था राज्यपाल महोदय के द्वारा, वो अब दोबारा से त्रुटि सुधार कर मॉब लिंचिंग कानून प्रदेश में लागू करें, ताकि फिर इस तरीके का कोई भीड़ तंत्र द्वारा कि कोई किसी तरह का शिकार ना हो पाए। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, फिर एक नई खबर आपके साथ रूबरू होंगे। तब के लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।